Good morning, students. Today we are discussing our Unit 4 next topic, that is attention model. तो सबसे पहले समझते हैं इस अटेंशन मॉडल का यूज़ क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस समझते हैं और उसके पहले सबसे पहले समझते हैं इस अटेंशन मॉडल वर्ड का मीनिंग क्या है। अटेंशन से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि अटेंशन होता क्या है। अटेंशन मतलब किसी भी समथिंग स्पेशल थिंग पे कुछ स्पेशल ध्यान देना या स्पेशल फोकस करना, ये होता है हमारी सिंपल लैंग्वेज में अटेंशन, जिसे हम कहते हैं कि अटेंशन पे करना या किसी चीज़ पे फोकस करो, ध्यान दो, एक्स्ट्रा चीज़ में एफर्ट लगाओ, ये होता है हमारी लैंग्वेज में सिंपल अटेंशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं चूँकि मशीन लर्निंग की टर्म्स में कि अटेंशन मॉडल, तो ये अटेंशन मॉडल होता क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ अटेंशन मॉडल जो होता है एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो कि स्पेशली, जैसे यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए, इट इज़ द मैकेनिज़्म विद द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सबसेट ऑफ इट्स इनपुट, या इनपुट पे फोकस करें या हम कह सकते हैं उसके कुछ फीचर्स पे फोकस करें। फीचर भी कह सकते हो आप यहाँ पे, कंटेंट भी कह सकते हो, यानी उस इनपुट से रिलेटेड जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। नाउ इट सिलेक्ट्स स्पेसिफिक इनपुट्स। स्पेसिफिक इनपुट्स वर्ड यहाँ जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि इसका मेन काम है फोकस करना, यानी अटेंशन पे करना। तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जो कि काम का कंटेंट होगा उस पर फोकस करेगा। ये मॉडल स्पेशली इनकोडर और डिकोडर की वर्किंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अटेंशन मॉडल का यूज़ क्यों किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अटेंशन मॉडल का यूज़ कहाँ होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इस डेफिनेशन के साथ ये बता सकते हैं कि इनकोडर और डिकोडर की वर्किंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अटेंशन मॉडल का यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे किया जा सकता है उसको आप बाय दिस प्रोसेस इलोबरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए तो समझते हैं ये प्रोसेस। पहले तो हमने डेफिनेशन समझ ली होता क्या है, अब कैसे काम करता है उस चीज़ को समझते हैं। किस लिए यूज़ होता है ये भी समझ में आ गया, अब कैसे काम करता है इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। हमने यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, अमन इज़ अ गुड बॉय। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, ये 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को मुझे इनकोड करके डिकोडर के थ्रू इसको फाइनली पूरी प्रोसेस, इनकोडर और डिकोडर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये प्रोसेस क्या होती है लास्ट टॉपिक में, तो वही प्रोसेस के थ्रू इस सेंटेंस को फाइनली हमारे आउटकम के रूप में हमें इसे इलोबरेट करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस सेंटेंस को सबसे पहले हम इनपुट के फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा लगा हुआ है इनकोडर। अब यहाँ एक नई चीज़ आपको दिख रही है GRU। अब क्वेश्चन मन में ये राइज होता है कि ये GRU हमने यहाँ पर क्या लिखा है। अब GRU क्या होता है ये हमें सबको पता है, लेकिन ये इनकोडर के साथ GRU जो लिखा है ये नई चीज़ है। तो इनकोडर के साथ हमने GRU इसलिए लिखा है कि हमें क्या करना है, हमारा मेन काम है अटेंशन पे करना, फोकस पे करना, किस पर, स्पेसिफिक इनपुट पे या इनपुट के सबसेट पे या इनपुट के फीचर पर। यानी कि ये जो हमारा इनपुट है अमन इज़ अ गुड बॉय, इसमें जो कि हमारा यूज़फुल कंटेंट होगा हम उस पर फोकस करना चाह रहे हैं, और उस पर फोकस करके यानी कि इसमें जो भी हिडन पार्ट होगा यूज़फुल वाला हम उसको निकालना चाह रहे हैं, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो GRU यूज़ करने का रीज़न इनकोडर के अंदर ये है कि GRU के पास एक फ़ीचर होता है जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। अब GRU में क्या फ़ीचर होता है कि ये इन्फॉर्मेशन के पूरे फ्लो पे कंट्रोल करता है LSTM के जैसा। तो फिर क्वेश्चन आता है LSTM क्यों नहीं यूज़ किया, GRU क्यों किया, या वो दोनों को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं या किसी एक को ही क्यों कर रहे हैं। तो आंसर इज़ दैट कि GRU जो होता है वो इसलिए यहाँ यूज़ किया है, या LSTM भी करते तो हम इसलिए करते क्योंकि इनका पूरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल होता है, इन्फॉर्मेशन के फ्लो पर कंट्रोल होता है। अब LSTM क्यों नहीं किया, GRU क्यों किया, GRU इसलिए किया कि इसके पास इन्फॉर्मेशन का पूरे फ्लो का कंट्रोल तो होता ही है, उसके साथ
इसके पास एक नई चीज़ ये है कि ये किसी भी तरीके की मेमोरी यूनिट का यूज़ नहीं करता। ये क्या करेगा, पूरे हिडन लेयर के अंदर जितना भी हमारा कंटेंट होगा उस सब को बिना किसी कंट्रोल के सामने हमें शो कर देगा, एक्सपोज कर देगा। ये इसका फीचर होता है। तो उसी फीचर की वजह से प्लस इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। दूसरी चीज़, कंप्यूटेशनली ये बहुत इफ़िशिएंट भी होता है। तो इन्हीं कुछ फीचर्स की वजह से हम यहाँ पर इनकोडर में GRU का यूज़ कर रहे हैं, ना कि LSTM का। और GRU या LSTM का यूज़ क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने इस टेक्स्ट को, जो कि 5 वर्ड का है, कुछ यहाँ हमने इनपुट्स नाम दे दिए हैं इस टेक्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, ये यूज़ इसलिए किया है कि क्या होता है, कई बार हमारे पास कंटेंट बहुत सारा होता है। अब उस कंटेंट में हमें अगले या पिछले डेटा को बहुत कुछ याद रखने में कई बार हम भूल जाते हैं। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या करता है कि उन इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए हमें हेल्प करता है। हमने एक एग्जांपल समझा था जिसमें हमने देखा था लास्ट एक टॉपिक में, जिसमें हमने देखा था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ वीक के डेज में हमने कुछ कलर ड्रेस कोड फाइनल किए थे और हमने उसमें आगे डिफाइन किया था कि इस दिन हमें क्या पहनना है, इस दिन हमें क्या पहनना है, इस तरीके से। तो उससे क्या हो रहा था, नेक्स्ट दिन कौन सा हमें ड्रेस कोड फॉलो करना है, कौन सी कलर का ड्रेस पहनना है, उसका नेक्स्ट हमें इमेजिन होता जा रहा था अगली स्टेप में। तो ये तो हो गया जब हमारे पास छोटा डेटा हो, लेकिन जब ज़्यादा डेटा हो तो क्या करिए, उसमें से हमें बेस्ट निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का। तो हमें क्या करना है, इस इनपुट में से बेस्ट कंटेंट को ही निकालना है, इसलिए हम GRU भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को भी यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारा लास्ट यूज़फुल कंटेंट होगा उसको हम याद रख लें। अब जैसे मैंने यहाँ एरो बना के लिखा है H5, ये तो कंटेंट अब इसके अंदर जा रहे हैं, H5 हमने इसलिए लिख लिया, जो भी इसका लास्ट का होगा ये उसको भी ध्यान रख लेगा कि लास्ट कंटेंट क्या है इस इनपुट का। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दिस इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ द डिकोडर। अब ये डिकोडर की पहली इंटरनल स्टेट हमें मिल चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टैम्प। प्रीवियस टाइम स्टेप क्या हो गई, जो इनकोडर से हमारे पास ये कंटेंट आया उससे हमें हमारी एक नई स्टेप मिली है, जो कि क्या है, आपकी डिकोडर की इंटरनल स्टेट फर्स्ट वाली। अब आगे हमने कुछ कंटेंट लिखा है S1, S2, S3, S4, S5 के फॉर्म में। तो इसी इनपुट का जब इस कंटेंट के अंदर ये चला गया तो यहाँ से उसका क्या स्कोर निकला, स्कोर इट मीन्स जो आपका कंटेंट है उसमें किसका वेटेज कितना ज़्यादा है, ये वो स्कोर है। यानी कि इसका इतना वेटेज है अमन का, इसका है, ए का है, गुड का है या बॉय का है, तो किसका कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उनका ये स्कोर हो गया। तो क्या हो गया, दीज आर द स्कोर्स। अब सॉफ्ट मैक्स, ये हमने एक लिखा है स्टेप 2। तो ये जो सॉफ्ट मैक्स है यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे यानी वो किस टाइप का फार्मूला होगा वो भी आपको आगे पता चलेगा। सॉफ्ट मैक्स एक फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू इन स्कोर्स के ऊपर लगने वाले वेट को हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। इसलिए डिफ़ाइन करेंगे ताकि हमें उस पर्टिकुलर वर्ड की प्रायोरिटी पता चल सके कि हमें किस वर्ड को सिलेक्ट करना है और कौन सा यूज़फुल है, हमें मेन फोकस किस पे करना है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट हमारा लेटर क्या है, अमन, तो हमें वही उसकी प्रायोरिटी को भी निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा, यहाँ स्टेप हमारी फर्स्ट हो चुकी है, ये स्टेप हमारी सेकंड हो चुकी है, ये देख लीजिए। अब थर्ड स्टेप में हम आते हैं यहाँ पे CV इक्वल्स टू E1 इंटू H1। E1 ये वेट्स हो गए, H1 ये हमारे सब हो गए हैं, H1, H2, H3, H4। ये H1, H2, H3, 4 का जो स्कोर होगा वही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा विथ E1 वेट्स के साथ। E1 और E2 ये जो वेट्स होते हैं, सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूला बोलता है कि इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 और 1 के फॉर्म में, या तो 0 होगी या क्या होगी आपकी 1। तो या तो हम एक बार 0 के लिए पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार 1 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारी CV की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बात आती है ये CV नई चीज़ क्या है। CV है आपका जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ये हमारा यहाँ पर CV है। अब
हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे H1, H2, H3, H4, H5 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो एज्यूम कर लो H1 की कोई वैल्यू है आपके पास 0.75, H2 की कुछ एज्यूम कर लो 0.35, फिर H3 की कुछ एज्यूम कर लो 0.002, फिर H4 की कुछ एज्यूम कर लो 0.001, फिर H5 की भी कुछ एज्यूम कर लो 0.001। ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो हमें यहीं देख के समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट स्कोर किसका है, H1। तो यही हमारी पहली प्रायोरिटी हो गई। इसी तरीके से हो सकता है, ये तो भी आप कहोगे कि सीक्वेंस में जमा हुआ है, जिसका भी वेटेज होगा डेफिनेटली जब हम सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट का वेटेज ज़्यादा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं इन वेट्स के साथ कि हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें दिख ही रहा है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अमन को ही हमें पहले फोकस करना है। अब क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये 0 और 1 का फॉर्मेट समझ में आ गया। ये सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया है, जिसका मतलब या तो 0 के साथ होगा या 1 के साथ इसका कैलकुलेशन होगा ई के लिए, और एच की वैल्यूज़ हमारे पास ये कुछ होंगी। एक एग्जांपल हमने समझा, एज्यूम किया है। अब यहाँ पर ये जो हमारे सारे वैल्यूज़ होगी इन सबको हम कॉन्केटिनेट कर देंगे, यानी प्रीवियस आउटपुट के साथ हमने आउटपुट के साथ प्रीवियस टाइम स्टेप की जो वैल्यू निकल के आई थी उस प्रीवियस टाइम स्टेप की वैल्यू को आउटपुट के साथ हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ अब हम नया वैल्यू निकालेंगे। तो कॉन्केटिनेट वेक्टर हमारा क्या निकल के आ गया, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर प्लस स्टार्ट इट मीन्स हमारा स्टार्ट क्या था, अमन। तो यहाँ पर इस कॉन्केटिनेट वेक्टर के साथ अब हम क्या निकालेंगे, या कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के साथ अब हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे, अमन। तो इस वैल्यू के साथ जब अमन का कॉन्केटिनेट होगा तो ये स्टेप हमारी 4 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिकोडर के पास आते हैं। डिकोडर में भी हमने अगेन GRU यूज़ किया है। अब यहाँ से हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा, द आउटपुट ऑफ द डिकोडर इज़ द नेक्स्ट वर्ड, ध्यान से समझ लीजिए, इज़ द नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस एज वेल एज द इंटरनल हिडन स्टेट। हमने हिडन स्टेट के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं उन सब के अंदर के भी देख लेंगे, और जो भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड होता है उसको भी देख लेंगे। तो हमारे इस टाइम स्टेप फर्स्ट में हमको क्या मिल चुका है, इस पूरी प्रोसेस के बाद हमारा आउटपुट, जो कि हिडन स्टेट के अंदर भी पहली स्टेट के अंदर जो भी था हमारा फर्स्ट आउटपुट, वो होगा अमन। तो ये हमारी स्टेप 5 कंप्लीट होती है। तो इन 5 स्टेप्स के साथ हमारा जो कि हमें एक्चुअल आउटकम चाहिए था, अमन, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी अटेंशन मॉडल की, कि इनपुट के अंदर के इम्पॉर्टेंट या स्पेशल या उसकी फीचर को आइडेंटिफाई करके यूज़फुल कौन सा है उसको पहले डिफ़ाइन करना। ये प्रोसेस होता है अटेंशन मॉडल का। ये पूरी वर्किंग होती है। आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।